क्या हाल है दोस्तों। तो यार आज अपना लेक्चर नंबर 7 अपन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें 6 लेक्चर्स में अपन ने फोर्सेज और फील्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था। ऑलरेडी फोर्सेज के बारे में अपने ढंग से पढ़ लिया, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, ऑसिलेशंस के क्वेश्चंस, एसएचएम वगैरह पार्टिकल्स का वो सब टाइप के क्वेश्चंस अपन ने किए हैं अलग अलग। बाकी अभी जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज इलेक्ट्रोस्टैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टार्ट कर रखा था, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग ओरिएंटेशन में हमने निकाली, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे पार्टिकल्स का मोशन हो सकता है वो क्वेश्चन अपन ने लास्ट लेक्चर में करे थे। अभी जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लाइन चार्जेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे मास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यार अगर तुम्हें चीज़ें पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हें नोट्स वगैरह और क्लासेस की अपडेट्स वगैरह सारी मिल जाती हैं। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, जहाँ भी जो भी तुम्हें क्वायरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी तुम्हें दिक्कत आ रही हो तो तुम व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। 76968369322 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा, अगर तुम्हें डाउट्स की अगर बात करूँ तो पढ़ाते तो मतलब जनरली हर जगह तुम पढ़ लेते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अच्छे अच्छे जहाँ पे तुम पढ़ सकते हो। बट डाउट्स का रेजोल्यूशन होना एक बहुत बड़ा टास्क होता है ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो यार एक ग्रुप है मेरा, डाउट क्लर्स ग्रुप, जहाँ पे बच्चे अपने डाउट डिस्कशन करते हैं, जो भी फिजिक्स के डाउट्स होते हैं या फिर बाकी डाउट्स भी वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा जैसे ही मुझे भी टाइम मिलता है, मैं उनके आंसर्स कर देता हूँ। कोई क्वेरी अगर बच्चे आपस में नहीं सोल्व कर पा रहे हैं या फिर मैं फ्री हूँ तो उस समय बच्चों के डाउट मैं आंसर कर देता हूँ। साथ में 10:30 PM पे या 10:40 PM के आसपास में डेली लाइव आता हूँ, जहाँ पे बच्चे लाइव डिस्कशन करते हैं मुझसे, अपनी जो भी क्वेरीज होती है क्लास में जो पढ़ा उसमें जो डाउट हो, या फिर उसके अलावा कोई क्वेश्चन जो कर रहे हैं उनमें कोई डाउट हो, जैसा भी हो वो डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये सब इसके फीचर ना, सब कुछ फ्री है, तुम्हें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है ना। सब कुछ फ्री है, सारा ओलंपियाड लेवल का, जिन्होंने भी लेक्चर्स करे होंगे उनको पता होगा कि किस लेवल का कंटेंट जा रहा है। ठीक है। तो यार चीज़ें पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, कमेंट कर दिया करो जो भी तुम्हें पार्ट अच्छा लगा हो। ठीक है। तो ये सब है, और अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। इन सबको, ये सारे लिंक्स तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 7। हमने पॉइंट चार्जेस की फील्ड के बारे में पढ़ लिया था, पॉइंट चार्ज की वजह यूनिफॉर्म फील्ड में कैसे मोशन होता है पार्टिकल का, वो सब हमने पढ़ा था। ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं कि एक्सटेंडेड चार्जेस की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टार्ट करें, या फिर हम पहले जो ओसिलेशंस के क्वेश्चंस कर रहे थे उसका एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि जो पेंडुलम के क्वेश्चंस कर रहे थे। मान लो एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, किसके लिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ कि ये कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था। इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर ये मान लो एम मास का ब्लॉक हैंग कर रखा था तुमने। ठीक है। एम मास का ब्लॉक हैंग कर रखा था, उस पर चार्ज तुमने क्यू दे रखा था। एम मास का ब्लॉक चार्ज क्यू दे रखा था। ठीक है। अब तुमने क्या कर दिया, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, नीचे की डायरेक्शन में लगा दी, मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगा दी, और इसका फील्ड का स्ट्रेंथ ई बोल दो या ई नॉट बोल दो, जो मर्जी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको उसमें रख दिया, और के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था। इस ब्लॉक के ऊपर अगर हम देखें तो बोला है इसका टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। देखो ध्यान से सुनो, अगर इस चार्ज को अगर ऑसिलेशन करवाना है तो इस पे देखो एफबीडी बनाओ सबसे पहले। तो कन्फ्यूजन में तुम्हारा क्रिएट करता हूँ। ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट करना कि तुम किस तरीके से गलतियां कर सकते हो। एम जी इस पे फोर्स लग रहा होगा एक तो, और एक क्यू ई फोर्स लग रहा होगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि जब मैं एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूंगा तो इसका टाइम पीरियड जो होना चाहिए वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इफेक्ट आना तो चाहिए ना इसमें भाई। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इस पे चार्ज क्यू है तो क्यू ई फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे इफेक्ट आएगा। तो टाइम पीरियड जो सिंपल सिंपल टाइम पीरियड जो होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है 2 √m/में में के होता है, जिसमें एम मास ऑफ ब्लॉक होता है और ये पार्टिकल होता है, और के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, ये स्प्रिंग टाइम पीरियड बनता है।
लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्यू ई फोर्स एक्स्ट्रा लगा दिया इस पे, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज इसको दे दिया ब्लॉक को, तो इस पे एक्स्ट्रा क्यू ई फोर्स आने लग जाएगा, तो हमें लगता है कि अब तो स्प्रिंग ज़्यादा खींचेगी, तो टाइम पीरियड में कुछ चेंज आना चाहिए, है ना। तो अब तुम बताओ कि टाइम पीरियड में कितना चेंज आना चाहिए, यानी टाइम पीरियड कितना हो जाना चाहिए अगर बिना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और बिना किसी उसके एक्सटर्नल फोर्सेस के अगर ऑसिलेट करता तो 2.2 m/k आता, स्प्रिंग के अंडर तो सिर्फ इतना ही ऑसिलेशन होता, बट अगर एक्स्ट्रा फोर्स लग गए तो अब कितना टाइम पीरियड आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यार, अगर तुम्हें एसएचएम का कंसेप्ट याद हो तो फोर्स जो होता है एसएचएम के लिए माइनस का के एक्स प्लस सी होता है। सी फोर्स क्या करता है, ये चेंजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन। सी क्या है, चेंजेस इक्विलिब्रियम पोजीशन। सी है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स की वजह से ऑसिलेशन थोड़ी होगा, फोर्स तो उस ऑसिलेशन उस फोर्स की वजह से होगा जिसकी वजह जो एक्स के साथ में बदल रहा होगा। पार्टिकल जब अप एंड डाउन होगा तो उसके जो ऑसिलेशंस होंगे उसके साथ में जो फोर्स बदलेगा उसकी वजह से ऑसिलेशन होता है, कांस्टेंट फोर्स की वजह से ऑसिलेशन नहीं होता है। समझ में आई बात। ये क्या करता है, एफ नेट जीरो करोगे तुम, एफ नेट अगर जीरो करोगे इक्विलिब्रियम के लिए, एफ नेट इक्वल टू माइनस का के एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक्स आ जाएगा सी बाई के। समझ में आ गई। अब सी में कुछ कुछ भी हो सकते हैं, सी में कांस्टेंट फोर्सेज हो सकते हैं, एम जी हो गया कांस्टेंट फोर्सेज, कांस्टेंट फोर्सेज आ सकते हैं, जैसे कि एम जी हो गया, क्यू ई यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म फोर्स हो गया, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, या कोई भी कांस्टेंट फोर्सेज, एफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट फोर्सेज अगर लग जाएंगे तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी। एफ नेट जीरो, एक्स इक्विलिब्रियम बोल देता हूँ इस पोजीशन को। तो नेट जीरो फोर्स को एक्स इक्विलिब्रियम बोला, तो एक्स इक्विलिब्रियम सी बाई के आ रहा है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करेगा। ऑसिलेशन में जो फोर्स बदलेगा उसकी वजह से ऑसिलेशन होगा ना, वो फोर्स बदलने का काम कौन सा कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स के एक्स, जो एक्स के बदलने से बदलेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है के एक्स। इसलिए जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड वो ओमेगा 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 जो होगा वो सिर्फ अंडर रूट के बाई एम, ओमेगा जो होगा रूट के बाई एम के बराबर ही होगा, जो वेरिएबल फोर्स का कोफिशिएंट होगा वो, जो एक्स के साथ में जो फोर्स जिस रेट से बदल रहा होगा उसका जो कोफिशिएंट है एक्स का वो ओमेगा होगा, और टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के। सिंपल। सिंस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि भाई कभी राइट में जा रहा तो राइट में लग रहा है, लेफ्ट में जा रहा तो लेफ्ट में, वो बदल देगा। लेकिन अगर डायरेक्शन में राइट में है तो हमेशा राइट में रह जाए, ब्लॉक किधर भी जाए, या फिर लेफ्ट में तो हमेशा लेफ्ट में रहेगा, ब्लॉक चाहे जिधर मर्जी जाए, तो उस केसेस में टाइम पीरियड नहीं बदलता है। टी डज नॉट डिपेंड ऑन कांस्टेंट फोर्सेज। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन कांस्टेंट फोर्सेज। तो एंड एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्यू इंटू ई नॉट आएगा ये कांस्टेंट फोर्स है। सो टाइम पीरियड अभी भी उतना ही रहेगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के। क्लियर है चीज़ें। चलिए ये ठीक है, अभी आगे चलते हैं ना। अभी ये तो क्वेश्चंस हो गए ऑसिलेशंस वगैरह के, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, पेंडुलम वगैरह क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। अभी अपन एक्सटेंडेड चार्जेस के ऊपर वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्जेस, एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने सबसे पहली बात तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। उसमें हमने चार्जेस कैलकुलेट करना भी सीखा कि टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर वेरिएबल डेंसिटी हो तो। इसका अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हो सकता है, सबसे सिंपल एग्जांपल कि चार्ज जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक रोड पे। इसका अपन ने फोर्स का भी क्वेश्चन किया था कि भाई एक क्यू चार्ज एल लेंथ पे डिवाइडेड है, यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा है डिस्टेंस ए पे, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का फोर्स। तो देखो इस क्यू चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा होगा वो एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई करके भी तो ई निकाला जा सकता है, एफ बाई क्यू, उससे भी निकाला जा सकता है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे ही डायरेक्ट तुम्हें कैलकुलेट करनी हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लो क्यू चार्ज एल डिस्टेंस पे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बोल दिया कि यहाँ से डिस्टेंस ए पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो क्या करोगे, देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है हमें, बिल्कुल वही आती है, और उसी का हेल्प से हम सारी चीज़ें एक्सटेंडेड मासेस में भी कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये क्यू चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वाले पॉइंट, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज होता है उसकी फील्ड लिख लेते हैं अपन, ये डिस्टेंस ए दे रखी है ना।
अगर कोई यहाँ पे पॉइंट चार्ज होता उसकी वजह से फील्ड लिख लेते, यहाँ पे होता तो उसकी वजह से लिख लेते, यहाँ पे होता तो यहाँ पे होता, सब पॉइंट चार्जेस की वजह से फील्ड लिख सकते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा लगा के। लेकिन यहाँ पे समस्या ये है कि हर पॉइंट चार्जेस की डिस्टेंस आर बदल रही है। अगर वो आर बदल रही होगी तो हम क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, अपन ने इंटीग्रेशन के पहले भी क्वेश्चंस करे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो तुम्हें अभी पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर में आर के बदलने से क्या हो रहा है, फील्ड बदलेगी। आर बदल रहा है क्योंकि चार्ज कभी ये इस डिस्टेंस में, कभी इस डिस्टेंस पे है, कभी इस पे है, कभी इस पे है, तो यहाँ पे पूरे में आर में चार्जेस फैले हुए हैं, तो आर बदलने से हर एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। तो हमें एक ऐसा जुगाड़ बनाना पड़ेगा जिसमें आर को कांस्टेंट मान सके। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे आकर के और एक डी आर थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा। समझ में आई क्या बात? डी आर थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा और छोटे से एलिमेंट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिखूँ, चार्ज पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लूंगा। मैं एक छोटे से एलिमेंट के अंदर एक पॉइंट चार्ज में कंसिडर करूंगा, ये पॉइंट चार्ज डी क्यू। डी क्यू कितना होगा? अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे आकर के डी एक्स एक लेंथ लेता हूँ, सॉरी है ना, पहले बताना चाहिए था, एक्स डिस्टेंस पे आकर के मैं डी एक्स लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ कि ताकि इस छोटे से एक्स में मैंने एक्स को थोड़ा इतना बदला कि एक्स में कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, डी एक्स बहुत छोटा चेंज किया। उस डी एक्स लेंथ में जो भी पॉइंट चार्ज आएगा, इसके हर एक पॉइंट के लिए मैं डिस्टेंस यहाँ से एक्स ही समझ सकता हूँ सभी पॉइंट्स के लिए। तो इस पूरे डी एक्स लेंथ में आने वाले चार्ज के लिए के क्यू बाई एक्स स्क्वायर से फील्ड निकाली जा सकती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर से। समझ में आ गई क्या बात? तो मैं एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया मैंने, तो डी क्यू जो बनेगा इसका एलिमेंट चार्ज वो क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। अब लैम्डा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, यानी कि डी क्यू आ जाएगा क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। एल लेंथ में क्यू चार्ज तो 1 न्यूटन लेंथ में क्यू बाई एल, तो और डी एक्स लेंथ में क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा डी क्यू, इसका पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड एलिमेंट का। अब इसकी वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, छोटा सा चार्ज छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, वो कितने देगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू यानी कि डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इधर की तरफ डी ई। समझ में आ गई क्या बात? अब ऐसी डीई डी फील्ड जो आएंगे वो सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से आएंगे, लेकिन सभी का एक्स अलग होगा। तो सभी डीई डी को ऐड करेंगे, तो सभी डीई डी लिख लिख के ऐड करेंगे, तो उसको इंटीग्रेशन करना बोलते हैं। और एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एक्स की लिमिट कहाँ से, देखो पहला चार्ज कहाँ पे आना स्टार्ट होगा, यहाँ से आया, यहाँ पे इस एक्स पे कुछ नहीं है, इस एक्स पे कुछ नहीं है, इस एक्स पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पहली बार आने के बाद में एक एलिमेंट आया होगा, तो इस वाले एलिमेंट की फील्ड लिखेंगे, इन बीच वालों की तो कुछ है ही नहीं तो वो लिखेंगे ही नहीं। तो इंटीग्रेशन हम स्टार्ट यहाँ से ही करेंगे। लिमिट लगा लेते बच्चे, समझ में नहीं आता कि लिमिट ए से क्यों लगेगी, चार्ज वहाँ से वहाँ, चार्ज वहाँ से आया तो जो उसका रीजन होता है वो ये कि चार्ज अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फील्ड यहाँ से इस वाले चार्ज से आना स्टार्ट होगी, इससे पहले कोई चार्ज नहीं है तो उससे फील्ड भी नहीं होगी। इसलिए हम लिमिट यहाँ से, हम एक्स की वो लिमिट लगा रहे हैं जहाँ पे डी एक्स में चार्ज है, यहाँ के डी एक्सेस में चार्जेस ही नहीं है तो उसकी फील्ड ही नहीं है। इस डी एक्स में पहली बार चार्ज आएगा तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए से लेकर के, एक्स इक्वल टू ए से लेकर के, और जो फाइनली यहाँ से जो डिस्टेंस होगी जहाँ पे फाइनल एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा ये ए प्लस एल। समझ में आ गई क्या बात? क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ए प्लस एल। इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन के ये टोटल डी ई ऐड होकर के नेट ई बन जाएगा के, और डी क्यू को क्या लिख देंगे बेटा, डी क्यू को लिख देंगे क्यू बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये ए से ए प्लस एल ये चलता जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कितनी, के क्यू बाई एल तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर ए से ए प्लस एल, और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो माइनस का 1 अपॉन में एक्स बनेगा ए से ए प्लस एल तक। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, के क्यू बाई एल और माइनस 1 अपॉन में ए प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट माइनस का 1 अपॉन में एक्स की जगह ए, ये माइनस वाला, ये माइनस तो इसी के साथ रहेगा ना, ये माइनस और एक्स के 1 अपॉन में ए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन में एल, और ये बन जाएगा दोस्त माइनस 1 अपॉन में ए प्लस एल, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में ए, और इसको सोल्व करेंगे तो के क्यू बाई एल और ये माइनस ए प्लस एल अपॉन में ए इंटू ए प्लस एल। अब ये बन जाएगा के क्यू अपॉन में एल, माइनस ए से ये प्लस ए कट जाएगा है ना, और क्या बच जाएगा ये माइनस एस प्लस ए कट जाएगा, एल अपॉन में ए इंटू एल प्लस ए, एल से एल फिर से कट जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्त कितना बन रहा है, के क्यू अपॉन में ए इंटू ए प्लस एल। अब तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और मैं पूछूं कि अगर पी पॉइंट पे चार्ज क्यू प्लेस किया जाए तो उस पर फोर्स कितना होगा, अगर मैं पूछूं कि इफ़ इन अबोव क्वेश्चन इफ चार्ज स्मॉल क्यू is placed at point P, then force on it will be,
उस पर फोर्स कितना होगा। तो ये जो चार्ज तुमने लिया कैपिटल क्यू एल लेंथ में, उसके अगर जो एक्सिस पे पॉइंट पी है उस पर अगर मैं स्मॉल क्यू चार्ज रख दूँ, तो इसमें फोर्स कितना होगा। तो फोर्स देखो, अगर इस पे फोर्स निकालना है तो मैं फोर्स को लिख सकता हूँ क्यू इंटू ई से। क्यू तो क्यू चार्ज है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड। इस रोड पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट उसकी वजह से आने वाली फील्ड इंटू इसका चार्ज क्यू, यहाँ पे फोर्स आ जाएगा इस चार्ज क्यू पे। और वो फील्ड हमने अभी निकाली है क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू अपॉन में ए इंटू ए प्लस एल, यही तो थी, के क्यू इंटू ए, के क्यू अपॉन में ए इंटू ए प्लस एल। तो जो फोर्स बन जाएगा वो बन जाएगा के क्यू क्यू अपॉन में ए इंटू ए प्लस एल। समझ में आ गई क्या यार। ये फोर्स जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन में ए इंटू ए प्लस एल। और यही आंसर पहले भी आया था अपना, के क्यू क्यू अपॉन में इंटू ए प्लस एल। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे तुम फील्ड निकाल रहे हो तो के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर कर रहे हो, अगर क्यू चार्ज रखा होता उस पर फोर्स निकालना होता तो ये क्यू भी मल्टीप्लाई होता और वो क्यू कॉन्स्टेंट रहता। ये डी क्यू तो इस चार्ज का एलिमेंट है जो कि इस रोड पे है, ये वाला क्यू तो कॉन्स्टेंट रहता, बाहर आ जाता इंटीग्रेशन से, क्यू बाहर आ जाता सिंपल, के क्यू क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल, वही फोर्स बनता। तो ये पहले भी आंसर आया था हमारा। तो इस तरीके से हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में फोर्सेज या फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई क्या बात। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, पॉइंट चार्जेस की हेल्प से ही अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ, दो चार्जेस की वजह से मैं फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। कौन सा क्वेश्चन है कि ये एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर ये 2 पॉइंट चार्जेज हैं और इनके मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर एक्सिस पे एक पॉइंट है जिस पे हमें फील्ड बतानी है। एक तो ये पॉइंट चार्ज है और एक ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये पॉइंट चार्जेज है, ये क्यू है, ये भी क्यू चार्ज है। और हमने बोल दिया कि यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो ए है और ये भी डिस्टेंस ए है, ठीक है। या फिर बोल दो इसको डिस्टेंस आर, या फिर ये डिस्टेंस आर है सेंटर से, ठीक है। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बताना है। हमने ये क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर तुमने मेरे फोर्सेज वाले लेक्चर्स करे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, जिसमें मैंने फोर्सेज पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेज करवाया था, तो यहाँ पे अपन ने ऐसा किया था कि यहाँ पे 2 चार्जेज हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, और यहाँ पे एक कैपिटल क्यू और यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज था, उस पर फोर्स निकाला था। अभी हम फील्ड निकालेंगे, तो फील्ड निकालेंगे तो उस चार्ज क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, फील्ड इनटू चार्ज। तो अगर हम वो फोर्स, अगर तुम्हें याद हो तो वो फोर्स किस तरीके का बना था, अगर तुम्हें याद हो तो प्रीवियस लेक्चर हमने फोर्स निकाला था के 2Q इंटू क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये डिस्टेंस एक्स ये थी कि भाई पी पॉइंट अगर एक्स डिस्टेंस पे है तो यहाँ पे फील्ड बतानी है तुम्हें। तो ये फोर्स निकल के आया था। अगर मैं इस यहाँ पे जो चार्ज स्मॉल क्यू था उसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कट जाएगा, के 2Q एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये क्या बन के आ जाएगा, ये फील्ड बन के आ जाएगी। समझ में क्या, फोर्स अपॉन में चार्ज। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या बन जाता है अगर मैं सही से कैलकुलेट करूँगा, ध्यान से देखना। फील्ड और फोर्सेस के एक्सप्रेशन सेम ही आते हैं, बस फील्ड में दूसरा चार्ज नहीं आता जिस पे फोर्स लिखते हैं, वो 1 कूलम हो जाता है। यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट पे अगर तुम्हें फील्ड देखनी है इन चार्जेस की वजह से, तो तुम क्या करोगे, दोनों चार्जेस की वजह से इंडिविजुअल फील्ड निकालोगे और उनका वेक्टर एडिशन करोगे। अब दोनों चार्जेस की जो फील्ड आएंगी वो तो इक्वल आएंगी। अगर ये ई है तो ये भी ई है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंसेज सेम है, एंगल सेम है, सब कुछ सेम है। ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल अगर थीटा है, समझ में आ गई बात। ये दोनों एंगल अगर थीटा है तो इधर की तरफ मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाले कंपोनेंट तो कितने हो जाएंगे, ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा। क्यों, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा थीटा होंगे। और वर्टिकल के ये जो कंपोनेंट होंगे ई साइन थीटा और ई साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो जो ई नेट बचेगा 2E कोस थीटा, बस हमें ई रखना और कोस थीटा रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पॉइंट चार्ज की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की, जैसे ये डिस्टेंस अगर आर है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस आर को लिखा जा सकता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही बन जाएगा स्मॉल आर। और कोस थीटा की अगर बात करें तो कोस थीटा भी रखना पड़ेगा हमें
कोस थीटा कितना बन जाएगा बेटा? अगर मैंने इसको एंगल थीटा लिया है तो कोस थीटा बन जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस एक्स अपॉन में स्मॉल आर, एक्स अपॉन में स्मॉल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2 k q अपॉन में एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ई, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा एक्स बाई आर। समझ में आ गई क्या बात? कितना बन जाएगा? 2 k q एक्स अपॉन में, ये एक्स है, आर क्यूब, बस आंसर आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा? के 2q के साथ रख दो इसको, 2q एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर है, इसकी पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस 1/2, ये रूट है, ये पावर 1/2 है। पावर 1/2 को पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3/2 बन जाएगा। समझ में आ गई ये बात? तो जो एक्सिस पे, डिस्टेंस एक्स पे जो फील्ड आएगी वो के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ रही है। क्लियर है? ये फोर्स निकल के आ रहा है। अगर सेम चीज़ मैं दोबारा से करूं, सेम चीज़ मैं दोबारा से करूं, और इस बार मैं रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहना। इस क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, लेकिन इस बार क्या करता हूं कि एक परपेंडिकुलर लाइन और ले लेता हूं, जेड एक्सिस एक तरीके से, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, और ये मैंने जेड एक्सिस मान ली। इस जेड एक्सिस पे भी, इस जेड एक्सिस पे भी सेम डिस्टेंसेज आर और आर पे मैं पॉइंट चार्ज रख देता हूँ, सेम क्यू एंड क्यू। यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया और यहाँ पे भी क्यू चार्ज रख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस पे नेट फील्ड बताओ। तो हमने ये क्वेश्चन भी किया हुआ कि यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया था, तो इस पे जो फोर्स आया था वो k इंटू 4q, k इंटू 4q इंटू क्यू बाई एक्स अपॉन में सेम था। बाकी एक्सप्रेशन चार्ज 4 टाइम हो गया था भाई, टोटल चार्ज 1 2 3 4 थे, तो ये 4q आया था। पिछले में चार्ज q और q 2 ही थे, दो ही चार्जेस की वजह से केवल 2q आया था। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि ये दोनों चार्जेस ना होते, सिर्फ ये दोनों चार्ज होते, इसके परपेंडिकुलर लाइन पे एक्सिस के लॉन्ग फील्ड आ जाती, इन दोनों की कितनी आती इंडिविजुअल? इतनी आती, के इतनी फील्ड निकल के आती दोनों की इंडिविजुअल, के 2q एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 3/2। और इसके जो इधर आती, इसका ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट आता, और इसकी जो फील्ड आती है उसका ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट आता, ये दोनों कॉम्पोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, ये वाले ऐड होते, और सेम रिजल्ट निकल के आता उन दोनों की फील्ड का। तो अगर मैं बोलूँ कि इस पेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल हैं, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूंगा तो इसको ऐसे उठा लेते हैं यहाँ से, इसको उठा लेते हैं ऐसे यहाँ से, ठीक है ना? ये अलग कलर में बना देते हैं इस बार, वरना तो कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें। ऐसे बना देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्यू है और डिस्टेंसेज सेम है, तो इसकी वजह से आने वाली फील्ड जो है, इसकी वजह से आने वाली फील्ड जो बनेगी दोस्त, वो इस तरफ आएगी, देख। बट अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 3D में डायग्राम बनेगा। ये वाली जो है वो तो वर्टिकली नीचे जा रही है, वर्टिकली नीचे जा रही है, और वो जो आएगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इधर की तरफ आएगी, उसका वो एंगल थीटा ही रहेगा। ये भी, ये वर्टिकली नीचे है, ये इस प्लेन में अगर मैं देखूँ तो ये वर्टिकली नीचे है, ठीक है ना? और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसमें वो ऐसे फील्ड आएगी, वो एंगल ये थीटा होगा। तो सिमेट्रिक एंगल्स बनेंगे। मैं एक तरीके से इसको हटा देता हूँ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कर देता हूँ इसका। समझ में आ गई बात? किसका? जो अभी फील्ड आ रही है उसका, ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, और ये 2 बार हो जाएगा, एक बार इन दोनों के लिए, एक बार इन दोनों के लिए। तो जो नेट फील्ड आएगी वो 4 ई कोस थीटा निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? ये 4 ई कोस थीटा। और सेम चीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा, जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ वहाँ पे 4 आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो ये 4q, ये 4q, यहाँ पे ये 4q क्या है? एक तरीके से 4q ई नेट जो बन रहा है वो ई नेट के क्यू टोटल ही तो है, क्यू टोटल एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो बन रहा है। यहाँ पे भी वो क्यू टोटली 2q जो था वो क्यू टोटली तो था, टोटल चार्ज कितना है। अब अगर सेम तरीके से ऐसे ही मैं अरेंज करते जाऊँ चार्जेस, एक ऐसे बना दूं, फिर एक ऐसे बना दूं, एक ऐसे, सेम आर डिस्टेंसेज पे पेयर बनाते जाऊँ, तो सबकी वजह से अपने एक्सिस पे पी पॉइंट पे सेम फील्ड आएगी दोनों की पेयर की वजह से, और टोटल चार्ज ऐड होता जाएगा, बस और कुछ फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे जितने चार्जेस बढ़ाओगे उतने चार्जेस की वजह से फील्ड आने लग जाएगी, जितने पेयर बढ़ाओगे उतने उतने चार्जेस आ जाएगी। और अगर सेम तरीके इसी तरीके से अगर मैं एक रिंग बना दूँ, अगर मैं एक रिंग बना दूं, उस रिंग पे मैं सारे चार्जेस अगर देखूं, तो रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, ऑफ चार्ज रिंग, और चार्ज यूनिफॉर्मली है। समझ में आ गई क्या बात?
यूनिफॉर्मली चार्ज। एक तो सीधा लिख देंगे रिजल्ट, दूसरा हम इंटीग्रेशन से तुम्हें समझाएंगे कि किस तरीके से वो निकल के आएगा। ये है इस तरीके से, और ये एक्सिस मान लो इसकी, ठीक है। इस एक्सिस पे ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे पी, इस पे तुम्हें फील्ड बतानी है। इस फील्ड के लिए तुम देखोगे तो यार देखो, इसमें ये जो पॉइंट्स हैं सारे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, ये सारे पेयर्स ही तो बन रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के पेयर्स ही तो बन रहे हैं सारे के सारे। सॉरी, इक्वल एंड अपोजिट नहीं, इक्वल चार्जेस के पेयर, डी क्यू डी क्यू। यहाँ पे डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ये डी क्यू का ये पेयर, इसका ये पेयर, इसका ये पेयर, इसका ये पेयर, सारे पेयर बन रहे हैं। तो इस पे भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सभी पेयर की वजह से, के क्यू टोटल इंटू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगा। अगर इस पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो छोटे छोटे आमने सामने के एलिमेंट ले लूंगा मैं, और उन सभी की वजह से डी क्यू की वजह से फील्ड निकाल लूंगा, और डी क्यू की फील्ड ऐड हो कि टोटल क्यू चार्ज बन जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग आ जाएगा, टोटल चार्ज क्यू, के टोटल चार्ज क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सिंपल सी बात है यार, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, ये बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मेथड टू, अब हम इंटीग्रेशन से कर लेते हैं कैलकुलेशन। इंटीग्रेशन भी कुछ नहीं है, सेम इंटीग्रेशन बनेगा ना यार भाई, पैटर्न तो वही है, इंटीग्रेशन में भी कुछ नहीं है खास, बस वैसा ही इंटीग्रेशन बनेगा। हमने क्या किया, बस इंटीग्रेशन के मेथड से करवाते हैं लोग जनरली, तो मैं बता देता हूँ कि वो किस तरीके से होता है। क्या कर लेते हैं कि एक पॉइंट डी क्यू चार्ज ले लेते हैं इसके सरकमफेरेंस पे, इसके सरकमफेरेंस पे एक डी क्यू चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं मान लो ये डी क्यू चार्ज। इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी वो लिख लेते हैं। इस डी क्यू चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगी, ये मान लो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। इसकी वजह से जो फील्ड आएगी इधर, ये मान लो डी ई फील्ड है, डी क्यू चार्ज की फील्ड, इस डी का डी ई कोस थीटा, और सिमेट्रिकल चार्ज का जो डी क्यू आएगा उसकी डी डी इधर की तरफ आएगी। उसका इंटीग्रेशन अगर करोगे तुम, ये इसका डी इधर की तरफ आएगा, उस डी का तुम वापस से डी कोस थीटा और डी साइन थीटा, डी साइन थीटा सारे कट जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कट जाएंगे, सिर्फ पैरेलल वाले ऐड होंगे। तो ये किस तरफ आएगा, डी ई साइन थीटा। तो एक तो एक्सिस के अलोंग जो आएगा वो इंटीग्रेशन डी ई कोस थीटा बनेगा, डी क्या बन जाएगा, के डी क्यू अपॉन में के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस आर है, इंटू कोस थीटा, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में आर। कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स अपॉन में आर, और आर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वो सब चीज़ें तो सेम ही है इसमें। तो एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखोगे तो इसमें डी क्यू तो बाहर, सॉरी बाकी सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी, के एक्स अपॉन में आर क्यूब तीनों, क्योंकि ना तो आर बदलेगा, हर एक एलिमेंट का सरकमफेरेंस का अपने वर्टेक्स यहाँ पे इस पॉइंट पे जो कोन बनेगा, एक टाइप का कोन का हर एक पॉइंट से, बेस के हर एक पॉइंट से सरकमफेरेंस से सेम डिस्टेंस होगा, तो ये आर सेम रहेगा, एक्स सेम रहेगा। इंटीग्रेशन डी क्यू बनेगा, और इंटीग्रेशन डी क्यू बेटा कितना बन जाएगा, टोटल चार्ज, डी क्यू सारे सारे डी क्यू ऐड होते होते कितना बन जाएगा, टोटल चार्ज, वही तो बन रहा है, के क्यू एक्स अपॉन में आर, हाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वही फील्ड बन रही है। समझ में आ गई क्या बात? ई परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर जो आएगा, ई परपेंडिकुलर बोल देते हैं इसको, डी ई परपेंडिकुलर, और ये डी ई एक्सिस वाली होगी, तो डी ई परपेंडिकुलर बन जाएगा इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा, इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा जो बनेगा दोस्त, वो साइन थीटा एक्स बाई आर नहीं बनेगा, साइन थीटा बनेगा आर बाई स्मॉल आर। साइन थीटा जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। यहाँ पे देखो, ये कैपिटल आर होगा और ये एक्स है, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ये डी ई साइन थीटा बनेगा। इस डी ई साइन थीटा को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम वेक्टर एडिशन करेंगे सभी की, आपने सामने वालों के वेक्टर एडिशन करेंगे डी ई साइन थीटा का। इक्वल एंड अपोजिट जो एलिमेंट आएगा इसके साथ में अगर मैं डी ई साइन थीटा को इंटीग्रेट करूंगा, इसके एलिमेंट के साथ में डी साइन थीटा का, इसके एलिमेंट के साथ में डी साइन थीटा, अगर मैं वेक्टर एडिशन करूंगा ई परपेंडिकुलर का डी ई वेक्टर साइन थीटा, तो ये जो बनेगा वो नेट जीरो बन जाएगा, ई परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा। तो नेट फील्ड अलोंग द एक्सिस आएगी कितनी, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये नेट फील्ड ऑन द एक्सिस आएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अगर मैं देखूंगा ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन ऑन एक्सिस ऑफ रिंग की एक्सिस पे अगर मैं वेरिएशन देखना चाहूँ, तो एट सेंटर अगर मैं बात करूँ,
सेंटर पे अगर मैं बात करूंगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स जीरो हो जाएगा सेंटर पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। के क्यू एक्स में एक्स जीरो कर दो, के क्यू एक्स में एक्स जीरो कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर देखोगे तो तुम इस रिंग से बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे, चार्जेस से बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एट एक्स टेंडिंग टू, चार्जेस से बहुत दूर अगर चले जाओगे, फाइनाइट चार्ज से अगर बहुत दूर चले जाओगे तो उसकी फील्ड वहाँ पे लगभग जाते जाते जीरो हो जाएगी। और इसको प्रूव भी किया जा सकता है। अब तुम बोलोगे कि सर अगर इस फोल्ड के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, अगर इसमें कंपेयर करें तो यहाँ से तो देखो यहाँ पे भी इन्फिनिटी और यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड फॉर्मेट बन रहा है। पर मैं कहता हूँ तुम्हें कि तुम एक काम करो, के क्यू एक्स तो है ही, नीचे से एक्स को स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन आएगा ना, 2 से 2 कट गया, एक्स क्यूब बच गया। समझ में आ गई बात, एक्स क्यूब ये बन जाएगा। अब एक एक्स कट जाएगा और ये स्क्वायर बच जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे आर, यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, यहाँ पे तो 1 बन जाएगा और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। इसमें देखो अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वाली टर्म तो, ये वाली टर्म तो जीरो की तरफ टेंड करेगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी, और ये वाली टर्म जो होगी वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस जीरो, तो ये तो 1 बन जाएगा, ये तो फाइनाइट है, लेकिन ये इन्फिनिटी है। ऐसा नहीं इन्फिनिटी इंटू जीरो नहीं आ रहा, ये जीरो 1 में ऐड हो रहा है, तो ये 1 इंटू इन्फिनिटी बनेगा, 1 इंटू इन्फिनिटी और 1 डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली जीरो। समझ में आ गई ये बात, एट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, लेकिन बीच में फील्ड जीरो नहीं है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो पे भी फील्ड जीरो है, इन्फिनिटी पे भी जीरो है, दोनों तरफ। लेकिन बीच में फील्ड जीरो नहीं है, बीच में तो फील्ड का ये एक्सप्रेशन है ही, के क्यू एक्स अपॉन में अलग अलग एक्स पे अलग अलग फील्ड आएगी। यानी कि अगर मैं देखूँ ये रिंग मान लूँ यहाँ पे फील्ड जीरो है और इन्फिनिटी पे यहाँ पे भी फील्ड जीरो है, तो बीच में कहीं बड़ी होगी फिर घटी होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ मैक्सिमम वैल्यू आई होगी, ऐसा ही हुआ होगा, यही पॉसिबिलिटी है भाई। दो जगह पे जीरो है लेकिन बीच में जीरो नहीं है, तो पहले फील्ड स्ट्रेंथ कुछ बढ़ा होगा फिर घटा होगा। समझ में आ गई ये बात, फील्ड का स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड पहले घटा होगा फिर बढ़ा होगा, बाकी जाते जाते वहाँ पे जीरो हो गया होगा। सेम चीज़ यहाँ पे ऐसे फोर्सेज में भी अपन ने किया था। अब अगर मैं बात करूँगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर भटके कम हो रहा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा और कितना होगा, फॉर ई मैक्स, फॉर ई मैक्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम कुछ करना चाहें तो वो क्या कह सकते हैं हम उसके लिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करेंगे तो एफ इक्वल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बदल रहा होगा, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यही है डी ई बाई डी एक्स, जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एक्स ग्राफ का स्लोप जीरो होगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पे होगा। समझ में आ गई क्या बात। अब इसमें मैक्सिमम पॉसिबल है, जीरो से मिनिमम, नेगेटिव थोड़ी है, नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे है। डी बाई डी एक्स जीरो कर दो तो के क्यू, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तुम्हें, डिफरेंशिएशन के लिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, के क्यू तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बच जाएगा, 1/2 से 2 कट जाएगा, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसे कैसे बच जाएगा। इनटू में एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस, अब एक्स को ऐसे कैसे, और अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये जो फंक्शन है अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 3/2 तो आगे आ जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में से 1 गया तो 1/2 बच गया, और अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और ये टोटल डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर करना है हमें। तो बाकी सब ये भी 0 में चला जाएगा, डिनोमिनेटर भी 0 में चला जाएगा, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स इंटू 2x क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स 3/2, ये सब कट जाएंगी तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये 1/2 पावर से डिवाइड कर दो तो 1 या फिर एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लो, तो ये पावर 1/2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, 3/2 में से 1/2 कॉमन चला गया, 1 ही बच गया, माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू 0,
अब ये वाली टर्म जीरो के अंदर चली जाएगी क्योंकि तो पॉजिटिव है, जीरो से पॉजिटिव, जीरो को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो जीरो ही बन जाएगा उधर की तरफ ये। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। समझ में आ गई क्या बात? कितना बन जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसमें कुछ तो कैलकुलेशन की गड़बड़ी करी है अपन ने। हाँ, ये जो था ये 3/2 था ना, ये 3/2 इंटू 2 करेंगे तो ये 3 बचेगा। समझ में आ गई बात? ये क्या बचेगा दोस्त? 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि 2x स्क्वायर उधर भी तो प्लस में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, तो x आ जाएगा प्लस माइनस आर अपॉन में √2। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू प्लस माइनस आर बाई √2। प्लस माइनस आर बाई √2 दो जगह को डिनोट कर रही होगी। किस किस को? ओरिजिन से लेफ्ट और राइट दो कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कर रही होगी। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँगा इस रिंग की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ, तो हमें वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो बस कहानी ख़त्म हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे मैक्सिमम है वो हमें पता चल गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक्स पे हमें एक्सप्रेशन पता है और हमें ये भी पता है बीच में यहाँ पे सेंटर पर जीरो है। इसको हटा देते हैं इन रिंग्स को। यहाँ पे फील्ड जीरो है और यहाँ पे भी फील्ड जीरो है। फील्ड पहले बड़ी होगी और फिर घटी होगी, इस तरीके से वेरी कर रही होगी और इन्फिनिटी पे जाते जाते वो जीरो हो गई होगी। सिमेट्रिकली इस तरफ देखूंगा तो फील्ड इस तरफ है, फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ, और पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरफ होगी। समझ में आ गई क्या बात? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे, और वो जीरो को टेंड करेगा इन्फिनिटी पे जाते जाते। ठीक है, सिमेट्रिक ग्राफ यहाँ पे बनेगा। कैसा ग्राफ? सिमेट्रिक ग्राफ। कहाँ बनेगा? पीछे की साइड बनेगा। ये सिमेट्रिक ग्राफ यहाँ पे डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए सिर्फ नीचे की तरफ आ रहा है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। डायरेक्शन पीछे की तरफ है इसका। समझ में आ गई क्या बात? इसका डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए नीचे बना दिया, बाकी ये लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर इसमें तुम्हें कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हम वर्टिकल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लिख रहे हैं। इस डायरेक्शन इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लिख रहे हैं कि कितनी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है यहाँ पे। तो तुम बोलोगे कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है, इसके अंदर की बात नहीं, ये तो सिर्फ अपने दिखाने के लिए बताया। ये रिंग है, अगर यहाँ पे रिंग का सेंटर यहाँ पे है तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी फील्ड जो उसकी एक्सिस के अलोंग फील्ड का स्ट्रेंथ कैसे बदलेगा वो है। ये ई मैक्स की कोऑर्डिनेट आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई ये बात? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो किस पॉइंट पे आएगी अगर वो हमें देखना हो। हम बता देंगे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इस तरफ इधर। तो ये जो कोऑर्डिनेट अगर हमें देखना हो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, वो कोऑर्डिनेट बनेगा प्लस का r/√2, और लेफ्ट डायरेक्शन में वो कोऑर्डिनेट बन जाएगा माइनस का r/√2। कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे ना तो वो उसके लिए प्लस का r/2, और जो अपोजिट में होगा उसके लिए माइनस का r/2। ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से देखना जरूरी है। चीज़ें हमें किस तरीके से ग्राफ समझते हैं, किस तरीके, इसमें सिर्फ ये नहीं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ही बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होंगे जिसमें जहाँ पे तुम्हें ये तरीके काम आएंगे। समझ में आएगी बात? इसलिए मैं बहुत फोकस से कोई भी चीज़ समझाता हूँ तो फिर पूरा अंदर तक समझाता हूँ उस चीज़ को, कि ऐसी अगर तुम्हें चीज़ें कहीं दिखेंगी तो वो बहुत जगह डायरेक्ट काम आ सकती हैं। तुम उसको थिंकिंग प्रोसेस वहाँ पे, ये थॉट प्रोसेस यहाँ पे सेम तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने फोर्सेज ऐसे डेवलप, जो ग्राफ इक्वेशन थी हमारे उसके हिसाब से अपन ने फोर्स बना करके देखा और ये प्लस माइनस r/√2 मैक्सिमम आया। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्स की वैल्यू r/√2 रख दो उसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना हो जाएगा? के क्यू एक्स की जगह r/√2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी r/√2 का स्क्वायर, तो r²/2 की पावर 3/2, और ये बन जाएगा के क्यू r/2 अपॉन में ये बन जाएगा 3r²/2, 3r²/2 की पावर 3/2। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वो कितनी बन जाएगी दोस्त? के क्यू r/√2 है ये, अपॉन में के क्यू आर अपॉन में √2,
और इसकी पावर 3/2 करेंगे तो देखो 3 की पावर 1/2 करेंगे तो √3, उसकी पावर 3 करेंगे, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3√3 बनेगा। और नीचे ये 2 की पावर 1/2 का 2√2 बनेगा। और ये r की पावर स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो ये r³ बनेगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले देखो तो √2 से ये √2 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी 2kq, और एक r से r³ कट जाएगा तो स्क्वायर बच जाएगा। 2kq अपॉन में ये बन जाएगा 3√3r², 3√3r²। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बेटा? ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ गई क्या बात? ये क्या है बेटा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसकी एक्स पे किसी पॉइंट पे हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि रिंग के एक्सिस पे अपन ने रिंग के सेंटर पे कोई चार्ज रख करके उसकी ऑसिलेशन के क्वेश्चन अपन ने फोर्सेज में कर रखे हैं कि अगर इसके रिंग के सेंटर पे अगर कोई चार्ज रख दूं, उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूं, तो फोर्स का फॉर्मूला यूज करके, ये जो फोर्स का फॉर्मूला था KQ अपॉन में r² + x² पर 3/2, इसका फॉर्मूला यूज करके अपन ने ऑसिलेशन की इक्वेशन निकाल रखी। यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर स्मॉल q चार्ज को सेंटर पर रखूंगा तो इक्विलिब्रियम आएगा। राइट में अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो राइट में खिसकाऊंगा, दूर भाग जाएगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेगेटिव चार्ज होगा राइट में खिसकाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ लगेगा नेगेटिव चार्ज पे, तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा नेगेटिव चार्ज। उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, एक्स डिस्टेंस करके उसके ऊपर Q × E करके फोर्स निकाल सकते हैं, और F = -kx से कंपेयर करके K निकाल करके 2.2 10⁻⁴ से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं ऑसिलेशन का। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ये किए भी हैं अपने, फोर्सेज में ऑलरेडी कर लिए हैं, तो मैं दोबारा से नहीं करवा रहा हूँ। इसमें जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है कि एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग के, आज का लेक्चर मुझे लग रहा है मैं रिंग पे ही कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे क्वेश्चंस कई तरीके के बनते हैं। रिंग पे कर लोगे तो इसमें मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर ऐसे ही डिस्क वगैरह में इन सब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। बट रिंग में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के कलेक्शंस बहुत हैं, तो चांसेस भी होते हैं इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के। तो मैं इसको तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। बाकी जो फील्ड वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ेंगे उसमें इतना नहीं कि एक लेक्चर में सिर्फ एक ही चीज़ एक्सप्लेन करी जा रही होगी, ठीक है। इसमें क्योंकि कंसेप्ट ज़्यादा है और इसमें अलग तरीके का बिहेवियर होता है, अलग तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर, तो इस वजह से मैं तुम्हें इसको पूरे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये इस पे रिंग पे क्यू चार्ज था, मान लो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, और इसके एक्सिस पे ये मान लो क्यू चार्ज, ये रिंग थी पूरी, इस रिंग पे क्यू चार्ज था और इसकी रेडियस थी r। इसकी रेडियस कितनी थी? r इसकी रेडियस थी। और ये वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, रिंग इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, रिंग ऑफ चार्ज q, नॉन कंडक्टिंग रिंग ले लो, ताकि एक्स जो बाहर के चार्जेस होंगे उसकी वजह से इस पर कोई चार्ज पे कोई इन्फ्लुएंस ना। नॉन कंडक्टिंग इसलिए ताकि इस पे चार्ज को कंडक्शन ना हो। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लाऊं तो ऐसा नहीं कि चार्ज रिपेल होकर के इस पे मूव करने लग जाए, ठीक है ना। वो जहाँ पे फिक्स्ड है वैसे ही है। नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ चार्ज q एंड रेडियस r इज फिक्स्ड इन, इसको फिक्स कर रखा, फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या कर रखा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसको फिक्स कर रखा है। इफ वी मूव ए पॉइंट चार्ज q ऑफ मास m अलोंग इट्स वर्टिकल एक्सिस, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो वर्टिकल एक्सिस में होगा, वर्टिकल एक्सिस कितने, हमसे ये पूछा गया कि इसको, हाँ, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर चार्ज कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई क्या बात? ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। समझ में आई ये बात? ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, वो पॉइंट्स हमें बताने हैं, ठीक है।
तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे चार्ज इक्विलिब्रियम में हो सकता है? इसमें पहला पार्ट ये समझ लो कि पहला पार्ट ये समझ लो कि चार्ज क्यू जो है उसको प्लस क्यू लेना है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी बताना है कि चार्ज को नेगेटिव चार्ज लेना है, नेगेटिव चार्ज लेना है। समझ में आ गई बात? क्यू को नेगेटिव चार्ज लेना है एक बार तो, और एक बार पॉजिटिव चार्ज लेना है, और उस सिनेरियो में हमें वो बतानी है। एक्सिस के अलोंग खूब बड़ी एक्सिस है, इधर भी कितना भी जा सकते हैं एक्सिस के अलोंग जितनी मर्जी दूरी पे। तो तुम्हें ये बताना है कि इस पे कितने इक्विलिब्रियम पॉसिबल हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए कितने पॉइंट इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और इफ देयर इज एनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन फाइंड हम बोल सकते हैं देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। समझ में आई बात? टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अगर हमें बताना है, अगर इस तरीके से ये रिंग, अगर कोई तुम्हें स्टेबल इक्विलिब्रियम का कोई पॉइंट मिलता है इसमें उस चार्ज के लिए, तो उस चार्ज को अगर स्मॉल ऑसिलेशंस दिए जाएं, स्मॉल एम्पलीट्यूड से डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए, तो उसके ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कितना होगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से अरेंज कर देता हूँ ताकि ये जगह ज़्यादा ना घेरे। ठीक है, इस तरीके से हमें, तो तुम क्वेश्चंस को ट्राई करो यार, तुम वीडियो को पॉज करके, या फिर तुम जैसे भी चलो क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से, क्योंकि जब तक तुम खुद से चीज़ें ट्राई करनी करोगे, तुम खुद से नहीं सोचोगे, किसी की बातें सुन सुन के थोड़ी सब्जेक्ट सीखा जाता है। तुमने अगर लैंग्वेज भी बोलना सीखा तो खुद से बोल बोल के सीखा ना। तुम स्टार्टिंग में बहुत सारे वर्ड गलत प्रोनाउंस करते थे बचपन, लेकिन तुम बोलते गए तो परफेक्ट हो गए। वही बात है ना, हर एक चीज़ प्रैक्टिस से आती है, मसल मेमोरी में होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें ट्राई करो, और फिर मेरा सोल्यूशन देखना कि मैं किस तरीके से करवाता हूँ, तो तुम्हें ज़्यादा कनेक्टेड भी फील होगा कि हाँ मैंने ये किया, मैंने कौन सी गलती करी, मैं कहाँ पे गलती करा था, मैं क्या चीज़ नहीं सोच पाया, ये कमियाँ भी पता चलेंगी तुम्हें, और किस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करे जाते हैं वो तुम्हें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अगर तुम खुद से ट्राई करके फिर किसी का सोल्यूशन देखोगे तो। ठीक है, मेरा या किसी का भी। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, तुम वीडियो पॉज करके अपना सोल्यूशन देखो, अदरवाइज ट्राई कर लिया है तो आगे सोलो, मैं सोल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, ये जो रिंग वाला सिस्टम है, इस रिंग में मुझे ये पता है कि अगर मैं सेंटर पे चार्ज रख दिया, मैंने सेंटर पे चार्ज रख दिया क्यू और मास एम का, तो नीचे एम जी फोर्स लगेगा सिर्फ और सिर्फ, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। सेंटर पहला मैंने चेक किया, सेंटर पे तो सिर्फ और सिर्फ एम जी लगेगा, एम जी लगेगा। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, एम जी की वजह से नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन वर्टिकल प्लेन में है ना, तो वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल में नीचे की तरफ एम जी लगेगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं है। समझ में आई बात? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम जी फोर्स लगेगा। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को ऊपर कहीं रखता हूँ, तो ऊपर कहीं रखूंगा तो देखो पॉजिटिव चार्ज मान के कर लेता हूँ मैं, नेगेटिव चार्ज में जस्ट रिवर्स आंसर्स आ जाएंगे, वही उसमें फोर्स रिपल्सन की जगह अट्रैक्शन का लगने लग जाएगा, तो जस्ट उल्टा आंसर आएगा उसका। पोजीशन अगर आएंगी तो अपोजिट पोजीशंस आ जाएंगी, वो हम आगे देख लेंगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। पॉजिटिव चार्ज है, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो देखो नीचे की तरफ एम लग रहा है, मैं नीचे के किसी भी पॉइंट पे एम नीचे की तरफ और क्यू भी नीचे की तरफ, इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल फॉर पॉजिटिव चार्ज बिलो रिंग। नीचे की तरफ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पे ये रिपेल करेगा इसको नीचे की तरफ, क्यू को पॉजिटिव चार्ज लेके चलना है, क्यू को हमें पॉजिटिव चार्ज लेके चलना है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसको रिपेल करेगा नीचे की तरफ, एम भी नीचे की तरफ, तो नीचे दौड़ेगा हमेशा, कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ मैं बात करूँ, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लगेगा एम और ऊपर की तरफ इसका क्यू रिपल्सिव फोर्स, दे इट देयर मे बी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, देयर मे बी इक्विलिब्रियम। अभी हमें पता लगा कि हो सकता है कि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक क्यू नीचे की तरफ एम को बराबर कर ले। समझ में आ गई ये बात? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम हो सकती है किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम हो सकती है, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है। ठीक है, ये जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। अगर
मैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट देखूं कि कोई एक पॉइंट ऐसा है जहां पे हमें इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो वो पॉइंट अगर मान लो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विलिब्रियम में आ रहा होगा, नीचे की तरफ mg हो और ये ऊपर की तरफ qe, अगर वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विलिब्रियम में आ रहा होगा, इफ इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ऑफ ई मैक्स। समझ में आ गई बात? सबसे पहली बात तो कितने पॉसिबल हैं, पॉसिबल कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं, उसको देखने के लिए मैं देखूंगा यार, देखो इसको मैं डायग्राम को वापस उठा लेता हूँ और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करता हूँ, किस तरीके से वेरी कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर की तरफ पॉसिबल हमें ये तो पता ही चली गया, तो हम इस एक्सिस को ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा सही डायग्राम बन जाएगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ का पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगी, पहले बढ़ेगी स्ट्रेंथ और फिर घट के वापस से जीरो हो जाएगी। इस बार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस एक्सिस पे दिखा दिया कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का एक्सिस है, यहाँ पे इस एक्सिस में पहले बढ़ी और फिर घट के वापस से जीरो हो गई इस एक्सिस में। ठीक है, ये फील्ड का स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ ग्राफ है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस जगह पे इक्विलिब्रियम में आ गया, मान लो इस जगह पे ये पॉइंट 1 पे अगर आया mg और यहाँ पे qe अगर बैलेंस हो गए हैं, अगर यहाँ पे बैलेंस हो गए हैं तो सेम फील्ड ये ई मैक्स, ये जो है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है बेटा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट है। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, फिर यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा होगा, और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक में आएगी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ भी आएंगी। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से और ई मैक्स तक जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी वो सारी यहाँ पे आएंगी, लेकिन वो यहाँ पे तो सिर्फ r/√2 की डिस्टेंस तक सारी जीरो से ई मैक्स तक बढ़ गई, और ये r/√2 से इन्फिनिटी तक जाते जाते जीरो होगा। तो वो जितना सिमेट्रिक पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे फील्ड बराबर होगा, बट हाँ मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ सिमेट्रिक तो नहीं होगा, लेकिन दोनों तरफ सेम फील्ड आएंगी ई मैक्स से कम वाली सारी की सारी फील्ड। समझ में आ गई क्या बात? तो इक्विलिब्रियम कब नहीं हो सकता है? इक्विलिब्रियम फॉर विच कंडीशन, for which condition equilibrium is not possible। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी कंडीशन के लिए, मास की कौन सी कंडीशन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि जब नीचे की तरफ लगने वाला mg फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला qe फोर्स, अगर नीचे की तरफ, क्योंकि देखो फील्ड तो जीरो से लेकर इस ई मैक्स तक कुछ भी हो सकती है। अगर कम मास लगेगा mg तो कम qe फोर्स लग जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर या फिर दूर कहीं दो पॉइंट आ जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ज़्यादा मास है तो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है ज़्यादा qe से, तो फिर वो यहाँ पे भी पास में आ जाएगा कोई ज़्यादा mg, ज़्यादा qe से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो mg जो है वो ग्रेटर देन qe मैक्स भी हो गया, भाई मैक्सिमम जो फील्ड है यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लग सकता है पार्टिकल पे, अगर वो mg यहाँ पे भी बैलेंस नहीं हो पाया ना, फिर तो कहीं नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई क्या बात? अगर वो यहाँ पे भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है फिर वो कहीं भी नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं स्टार मार्क लगा लिख देता हूँ ये क्वेश्चन, कंडीशन फॉर विच कंडीशन इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा हो गया तो इक्विलिब्रियम विल नॉट बी पॉसिबल, इक्विलिब्रियम विल नॉट बी पॉसिबल, फिर वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और mg ग्रेटर देन qe मैक्स होना चाहिए, यानी कि m ग्रेटर देन qe मैक्स अपॉन में g, मैं बोल सकता हूँ, यानी कि मास ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ई मैक्स की वैल्यू कितनी है 2kq अपॉन में 3√3r², q इंटू 2kq अपॉन में 3√3r² इंटू अपॉन में ये g। समझ में आ गई क्या बात? अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हो गया, इक्विलिब्रियम विल नॉट बी पॉसिबल, इक्विलिब्रियम विल नॉट बी पॉसिबल। एंड सारी चीजें कवर कर लेंगे इसमें, इस एक क्वेश्चन के अंदर। एंड इफ m इज लेस, m इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू q इंटू ई मैक्स, यानी कि m जो है m वो बराबर है q अपॉन में g इंटू 2kq अपॉन में 3√3r² की ई मैक्स के। तो इस पॉइंट पे 1 इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, देन ओनली 1 इक्विलिब्रियम पॉइंट एट y लिख लो, y बोल दो या x बोल दो, एक ही बात है, उस एक्सिस को x ही बोल दो, चलो x इक्वल टू +r/√2 अबोव रिंग, रिंग से ऊपर
r/√2 पे, क्योंकि जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लग रहा है ना, रिपल्शन फोर्स, सिर्फ वही बैलेंस कर पा रहा है उसको। तो सिर्फ यहाँ वाले पॉइंट पे अगर मैं इसको दिखाना चाहूँगा तो इस केस में क्या बन जाएगा, इस केस में ये वाली सिनेरियो बन जाएगी। इसको इधर दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, ये ऐसे बन जाएगी। हाँ, तो चार्ज कहाँ पे होगा, चार्ज ई मैक्स वाली पोजीशन पे आ जाएगा। अगर इस पोजीशन पे बैलेंस हो रहा है तो सिर्फ यही एक इक्विलिब्रियम पोजीशन हो पाएगा भाई, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लग के बैलेंस कर पा रही है, उसके अलावा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और है ही नहीं, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम, इसके अलावा हमेशा इससे कम ही फील्ड है। तो अगर यहाँ पे बैलेंस हो रहा है पार्टिकल, अगर एम जी इक्वल टू क्यू ई मैक्स आ रहा है, यहाँ पे क्यू ई मैक्स अगर यहाँ पे बैलेंस हो पा रहा है, फिर तो इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा और कहीं बैलेंस हो भी नहीं सकता। बाकी हर सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है इस पॉइंट से, r/√2 से, ठीक है। अगर रिंग आर रेडियस की है तो r/√2 पॉइंट पे, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का। एंड अगर m लेस देन, अगर m जो है वो लेस देन आ जाए q अपॉन में g और 2k q अपॉन में 3√3 r² में। देखो जनरली होता यही है, पूछ बोल दिया जाता है कि भाई ऐसे है तो कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे, आंसर जो भी अभी आएगा वो आंसर देते हैं जनरली लोग, और फिर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड वगैरह तो कुछ भी कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ध्यान से सुनो, अगर तुम ध्यान से सुनोगे, अगर m इससे कम है, यानी कि जो यहाँ पे mg है वो लेस देन q इंटू ई मैक्स है। ई मैक्स कहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे। mg इस क्यू ई मैक्स से तो कम ही है, तो क्यू ई मैक्स से कम होने के लिए कम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बैलेंस करेगी, यानी कि नीचे एक पॉइंट होगा उससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऊपर भी दो जगह दो पॉइंट होंगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, क्योंकि जीरो से ई मैक्स की जितनी भी वैल्यूज हैं वो दो बार रिपीट होती हैं, एक जीरो से r/√2 में, r/√2 से इन्फिनिटी में। समझ में आ गई बात। तो अगर दो बार रिपीट होंगी देन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होंगे। समझ में आ गई क्या बात, दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ठीक है। दो इक्विलिब्रियम पॉइंट होंगे, एक तो r/√2 से ऊपर होगा, एक की डिस्टेंस r/√2 से ऊपर होगी और एक की डिस्टेंस r/√2 से नीचे होगी। दोनों पॉइंट्स को हम दिखा सकते हैं, उसमें से कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल, इसकी चर्चा और करनी पड़ेगी हमें, कि भाई इन दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो हम दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं, हम ये डायग्राम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे आ जाएगा .1, अगर एक यहाँ पे आ गया तो दूसरा ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होगी, दोबारा से कम होगी, तो ऊपर भी आएगा कोई पॉइंट, यहाँ भी आ गया, मान लो ये कोई पॉइंट आ गया, ये सेकंड पॉइंट आ गया जहाँ पे mg और QE बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, mg और QE बैलेंस हो रहे हैं। अब .1 की बात कर लें, .1 से अगर मैं ऊपर खिसकाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये दूर भाग जाएगा, सीधी सी बात है। अगर इस पॉइंट से मैंने ऊपर खिसकाया, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी तो रिपल्सन और बढ़ जाएगा, तो mg से बड़ा फील्ड हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स तो और भाग जाएगा। अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, यानी कि QE फोर्स बढ़ेगा, यानी कि F नेट फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करने पर, अगर मैंने ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट x दे दिया तो तब की बात है, अगर ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट x दे दिया तो, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूंगा तो हाँ, ऊपर की तरफ आ जाएगा, F नेट ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये विल मूव अवे, जिस पॉइंट पे था वहां से अगर डिस्प्लेस करा तो वो और दूर चला जाएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बन जाएगी दोस्त, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा यहाँ पे जो mg हो, दूसरे पॉइंट पे देखो, दूसरे पॉइंट पे अगर मैं ऊपर की तरफ खिसकाऊंगा, ऊपर की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो QE फोर्स कम हो जाएगा, तो F नेट जो होगा वो mg की डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ जाएगा, तो विल रिटर्न वापस से आ जाएगा। और अगर मैंने नीचे की तरफ करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा,
रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा और एफ नेट ऊपर की तरफ आ जाएगा और विल वापस रिटर्न कर जाएगा, विल रिटर्न। यानी कि यहाँ से ऊपर किया इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, एम जी से एम जी ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो वापस लौट आएगा। यहाँ से नीचे किया तो एम जी तो देखो उतना ही है, क्यू ई फोर्स कम हो गया, सॉरी क्यू ई फोर्स बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है ना, तो क्यू ई फोर्स बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो ऊपर की तरफ वापस लौट के चला जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में अगर मैं बात करूंगा तो वापस लौट के चला जाएगा। ऐसे सिनेरियो में होगा क्या, ऐसे सिनेरियो में जो पॉइंट टू होगा, पॉइंट टू विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा बेटा, तो टोटल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इस केस में जब एम जी लेस देन क्यू ई मैक्स है, यानी कि एम लेस देन वो जो एक्सप्रेशन लिखा था वो है, तो 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, और वो दोनों अबोव रिंग हैं। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए बात चले, नेगेटिव चार्ज में सारी चीज़ें नीचे की तरफ हो जाएंगी, ठीक है। वन स्टेबल जो कि एक्स लेस देन आर बाई रूट टू पे होगा, और सॉरी वन अनस्टेबल, ये वाला अनस्टेबल होगा, और वन होगा स्टेबल, एक होगा स्टेबल जो कि एक्स ग्रेटर देन आर बाई रूट टू पे जो आ रहा होगा वो वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। समझ में आ गई क्या बात। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि कितने स्टेबल अनस्टेबल के पॉइंट्स होंगे, और इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है कि टाइम पीरियड कितना होगा ऑसिलेशन का, ये तुम कर लेना, है ना, और कमेंट बॉक्स में तुम आंसर बताना क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है, तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा होगा। तो ये वाला पार्ट अब तुम कर सकते हो, हमें पता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। अगर ये वाला पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है तो यहाँ पे जो फील्ड होगी क्यू ई और नीचे की तरफ एम जी, तो तुम्हें देखना है कि क्या ये जो फोर्स होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का फोर्स है, उसमें फोर्स एक्स के साथ बदलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ बदलेगी, सीधी सी बात है, एम जी तो कॉन्स्टेंट फोर्स है। तो अब तुम्हें टाइम पीरियड कैलकुलेट करके लाना है, ये तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क है आज का, होमवर्क क्या है बेटा, ये होमवर्क है तुम्हारा कि कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अबव क्वेश्चन if particle perform SHM when displaced slightly। अगर उस स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अगर हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, तो अगर वो SHM करता है ऐसे सिचुएशन में, तो फिर उसका टाइम पीरियड तुम्हें कैलकुलेट करना है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है तुम्हारे पास। और अगर नहीं करता है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, कि वो SHM करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो फिर उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। आज का होमवर्क ये है तुम्हारा, और चीज़ें अगर अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर देना यार, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हें इस क्लासेस की अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं लाइव डाउट डिस्कशन करता हूँ 10:30 PM पे या 10:40 PM पे रेगुलरली लाइव आकर के बच्चों के डाउट डिस्कस करता हूँ। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना कोई क्वारी हो तो तुम्हारी, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेशन के क्वेश्चन, उसके फॉर्मूले की कैसे कैसे फील्ड ओरिएंटेशन में कैसे कैसे फॉर्मूले फील्ड के निकल के आते हैं, और उनके क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैसे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।